हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का फिफ्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था स्फेरिकल शेल, उसमें जो स्फीयर था वो अंदर से खोखला था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, जिसमें जो कि एक सॉलिड स्फीयर होगा, उसके अंदर में भी मटेरियल भरा हुआ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड में स्फीयर के अंदर में मटेरियल भरा हुआ है, तो जो स्फीयर के अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो है स्फीयर के वॉल्यूम का, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, स्फीयर के इन साइड में कितना चार्ज है या पूरे स्फीयर के सरफेस पे कितना चार्ज है। तो वो हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू 4 पाई, यहाँ से 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ये पूरा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 पाई अपॉन 3, रो यहीं पे रहेगा, और आर क्यूब। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई अपॉन 3 रो आर क्यूब। अब इस वाले डेरिवेशन में भी जैसे हमने पिछले वाले में 3 कंडीशंस देखी थी, हम यहाँ पे भी 3 कंडीशंस देखेंगे। एक होगी स्फीयर के बाहर, एक होगी स्फीयर के सरफेस पे, और एक होगी स्फीयर के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर। जब जो पॉइंट P है वो स्फीयर के बाहर होगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ये जो पॉइंट O है, यहाँ से जो स्फीयर का डिस्टेंस है वो जो स्फीयर की रेडियस है वो कैपिटल R हो जाएगी। अब हमें आउटसाइड में फाइंड करना है, तो हम ये एक गाउसियन सरफेस सपोज कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि गाउसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि क्लोज्ड सरफेस बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में है, तो गॉस थ्योरम क्लोज्ड सरफेस के लिए ही अप्लाई होता है। इसलिए हम यहाँ पे एक सरफेस सपोज करेंगे जो कि होगा गाउसियन सरफेस। तो ये जो पॉइंट O है उससे बाहर वाले सरफेस का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो कैपिटल R है वो स्मॉल r से ग्रेटर देन है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो ये बाहर की तरफ ही होगा। और जो सरफेस है इस पॉइंट से रिगार्डिंग, वो सरफेस के परपेंडिकुलर जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो जो फ्लक्स होगा इससे लिंक्ड वो हो जाएगा डी फाई ई का इंटीग्रल और इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। ये जो सर्कल है वो क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ई डी एस से वेक्टर हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, और थीटा जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ई इंटीग्रल ऑफ डी एस, ई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल हो जाएगा डी एस का। तो डी एस जो है वो सरफेस एरिया है, तो हमें अगर टोटल सरफेस एरिया देखना होगा तो ये एक स्फीयर है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्मॉल रेडियस लेंगे r, स्मॉल r लेंगे क्योंकि ये जो सरफेस है इमेजिनरी सरफेस का पॉइंट O से जो रेडियस है वो स्मॉल r है, इसलिए यहाँ पे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फाइनल वैल्यू है वो हो जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखा भी है कि जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन गॉस थ्योरम से हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो 1/ε0 होती है। 1/ε0 टाइम्स होती है जितना चार्ज गाउसियन सरफेस में प्रेजेंट है। तो जो चार्ज है वहाँ पे वो Q है, तो फाई E इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन ε0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, तो हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट कर देंगे। यहाँ मिसप्रिंट है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखा है, लेकिन यहाँ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 होना चाहिए।
तो ये जो है E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 4πr² को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। और यही था हमारा स्फीयर के आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², उसमें हम चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने इक्वेशन 1 में फाइंड की थी। Q इज इक्वल्स टू 4π अपॉन 3 रो r³। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हो जाएगा E इज इक्वल्स टू Q की जगह हम Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² हमारा फाइनल फॉर्मूला था, वहाँ पे हम Q की वैल्यू पुट करेंगे 4/3 रो 4/3 पाई रो r³। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा रो कैपिटल R का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर। ये जो हमने रेडियस ली थी यहाँ पे स्फीयर की, वो हमने मेन जो स्फीयर था हमारा उसको कंसीडर करके ली थी, तो उसकी रेडियस कैपिटल R थी, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में कैपिटल R आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा स्फीयर के आउटसाइड में E इज इक्वल्स टू रो कैपिटल R³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, जब पॉइंट P जो है वो सरफेस के स्फीयर पे लाई करेगा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे फाइंड करनी है। सपोज करते हैं इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो जो रेडियस है आउटसाइड की वो कैपिटल R थी, तो जो इनसाइड की रेडियस हो जाएगी वो कैपिटल R हो जाएगी। तो हम उस फॉर्मूले में सिर्फ स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट हमने इक्वेशन 4 से स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R²। अब हम इक्वेशन 1 में जो हमने चार्ज की वैल्यू निकाली थी Q इज इक्वल्स टू 4π अपॉन 3 रो r³, हम उसको Q की जगह पे 4π अपॉन 3 रो r³ पुट करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो लास्ट में ये बचेगा E इज इक्वल्स टू रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये हो गया हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जब जो पॉइंट है वो स्फीयर के सरफेस पे लाई करेगा, तो ये फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब हमारी थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो स्फीयर के इनसाइड लाई करेगा, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो हमने देखा था कि स्फीयर से लिंक्ड जो है वो E इज इक्वल्स टू 4π स्मॉल r² इसलिए आया है। इस केस में जो है हम डायग्राम से देखते हैं कि स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। जब हमने आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी तो इसकी रेडियस स्मॉल r थी, अब हम इसको वेरी चेंज कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन के लिए हम यहाँ पे स्फीयर के अंदर में एक पॉइंट सपोज करेंगे और वहाँ पे हम स्मॉल r रेडियस ले लेंगे और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, तो वो इनसाइड वाली कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो r² है वो जो स्मॉल r है वो लेस देन कैपिटल R होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट दिया है। जो स्मॉल r है वो जो स्फीयर है उसके इनसाइड में एक स्फीयर ड्रॉ किया है हमने, वो उसकी रेडियस हो जाएगी स्फीयर की स्मॉल r। तो फाई E इज इक्वल्स टू E इंटू 4π r² हो जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था आउटसाइड वाली कंडीशन में। लेकिन गॉस थ्योरम से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो फाई E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन यहाँ पे Q डैश इसलिए दिया है कि क्योंकि इस फिगर से हम देख पा रहे हैं कि जो स्फीयर है उसमें सारे चार्जेस नहीं आ रहे हैं, तो हमें जो चार्ज है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर में अलग चार्ज कम चार्ज आ रहा है बाहर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे Q डैश हो जाएगा। तो अब हम Q डैश की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। तो Q डैश की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो चार्ज प्रेजेंट है स्फीयर के इनसाइड में जिसकी रेडियस की स्मॉल r है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब चार्ज कैसे निकालेंगे कि वो जो स्फीयर है उसका जितना वॉल्यूम है वो
और चार्ज डेंसिटी मतलब कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो कि हमने इक्वेशन 1 में फाइंड की थी, उसको उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम को, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो Q डैश इज इक्वल्स टू, हमने इक्वेशन 1 में चार्ज डेंसिटी फाइंड की थी, रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की जगह स्मॉल q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू जो वॉल्यूम होगा उस स्फीयर का वो हो जाएगा 4/3 पाई, और रेडियस स्मॉल r लेंगे तो 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। अब 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा q स्मॉल r का क्यूब अपॉन कैपिटल R का क्यूब। तो ये हो जाएगी हमारी चार्ज की वैल्यू, ये हो जाएगी Q डैश की वैल्यू। अब हम Q डैश की वैल्यू को इक्वेशन 9 में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E इज इक्वल्स टू Q स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R क्यूब। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 10। ये जो डायग्राम है ये इनसाइड वाले की ड्रॉ किया हुआ है कि ये जो रेडियस है ये स्मॉल r है, ये जो पॉइंट O है और ये जो स्फीयर है इसकी मेन रेडियस कैपिटल R है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और बाकी सब जो है वो पिछले डायग्राम के जैसे ही है, सिर्फ रेडियस चेंज हुई है। स्मॉल r छोटे वाले स्फीयर की रेडियस है स्फीयर के इनसाइड में। अब हम इक्वेशन 8 और इक्वेशन 10 को इक्वेट कर देंगे, दोनों के LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू Q स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q स्मॉल r, ये r² और r क्यूब में r² से यहाँ पे सिर्फ एक r बचेगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक r बचेगा, तो हो जाएगा E इज इक्वल्स टू Q स्मॉल r अपॉन 4π इधर ट्रांसपोज हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R क्यूब वैसे ही रहेगा। तो ये जो E की वैल्यू आई थी E इज इक्वल्स टू QR अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। अब हम Q की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे जो कि इक्वेशन 1 में थी, Q इज इक्वल्स टू 4π/3 रो R क्यूब। तो अब हम Q की जगह 4π/3 रो R क्यूब पुट कर देंगे। यहाँ पे जो मेथड है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दी हुई है, इसलिए मैं यहाँ साइड में दिखा रही हूँ कि Q की वैल्यू अगर हम 4π/3 रो कैपिटल R क्यूब इंटू में जो R था वो वैसे ही रहेगा, अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R क्यूब से कैपिटल R क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो हमारा डेरिवेशन आ जाएगा वो हो जाएगा E इज इक्वल्स टू रो, ये बचा रो और स्मॉल r, ये जो 3 है वो अपॉन में है तो वो टोटल अपॉन में आ जाएगा, वो हो जाएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल्स टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसको हम देखते हैं एट सेंटर, मतलब कि जो सेंटर है, सेंटर पे जो रेडियस है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब रेडियस कुछ रहेगी ही नहीं, तो रेडियस ज़ीरो हो जाएगी। तो जो इस फॉर्मूले से हम देख पा रहे हैं कि जो R अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब इस फॉर्मूले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है, और फिर जब एक ऐसी रेडियस आती है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है रेडियस बढ़ने के साथ साथ। सो ये था हमारा आज का डेरिवेशन। थैंक यू।